जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पना तोमर वॉइस चैनल में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हे भगवान, इस लड़की के शरीर में हड्डियां हैं या पारे की गोलियां। एक पल टिक कर बैठना तो जैसे इसके नसीब में ही नहीं है। शोभा जी ने रसोई से हाथ पहुँचते हुए तनुष्का के कमरे में कदम रखा और वहीं ठिठक गईं। कमरे की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई छोटा हाथी तांडव करके गया है। ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक का ढक्कन गायब था। पाउडर की डिब्बी खुली पड़ी थी, जैसे वहाँ बर्फबारी हो रही हो। तनिष्का की जीन्स पंखे पर लटक रही थी, शायद उसके सुखाने के अनोखे अंदाज के कारण, और किताबें फर्श पर ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी थी। तनिष्का, कहाँ मर गई तू? शोभा जी चिल्लाई। तभी बालकनी से एक गूंजती हुई हंसी आई। चुलबुली तनिष्का अपने चेहरे पर कीचड़ के कुछ निशान लिए और हाथ में पड़ोसी के घर की आधी कटी पतंग थामे अंदर कूदी। अरे ओ मेरी प्यारी मम्मा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखो, मैंने आज फिर से खन्ना अंकल की पतंग काट दी। उसने अपनी माँ के गले में बाहें डाल दी। हट पीछे, पहले अपनी ये शक्ल देख और ये कमरा। तनिष्का, तू कब सुधरेगी? कब बड़ी होगी तू? कल को ससुराल जाएगी तो लोग तो मुझे ही कोसेंगे कि कैसी माँ है जो बेटी को ठीक से संस्कार भी नहीं दिए। ससुराल? मम्मा आप भी ना, अभी तो मैं छोटी हूँ, और आप हैं कि अभी से ससुराल का ताना देती हैं। जो मुझे ब्याह कर ले जाएगा वो तो खुद को खुश नसीब समझेगा कि उसे अपनी बोरिंग लाइफ में थोड़ा एडवेंचर मिला है। तनिष्का ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा। अपनी माँ के चेहरे पर लगे गुस्से को अपनी गीली पप्पी से धोने की कोशिश की। शोभा जी ने उसे चिढ़कर पीछे धकेला। हटो, यह मक्खन कहीं और लगाना, और ये शक्ल देखो, जैसे अभी अभी कोयले की खदान से खोद कर निकाली गई हो। तनिष्का खिलखिलाकर हंसी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने उलझे हुए बालों को झटके से पीछे किया। अरे वाह, ये लुक तो बड़ा रॉकिंग है। क्यों पापा? उसने हॉल की तरफ गर्दन घुमाकर जोर से आवाज़ लगाई। अशोक जी ने अखबार की ओर से अपनी गर्दन निकाली और चश्मा नाक पर टिकाते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, मेरी बेटी तो हर हाल में परी लगती है। हो गया आप दोनों का बाप बेटी का ड्रामा। शोभा जी हाथ में तनिष्का की बिखरी हुई सैंडल लेकर आईं। कल मोहल्ले की औरतों के साथ किटी पार्टी है और मुझे अभी से डर लग रहा है कि ये वहाँ क्या गुल खिलाएगी। कल मिसेस खन्ना कह रही थी कि तनिष्का ने उनके बेटे की साइकिल की हवा निकाल दी क्योंकि उसने इसे चुलबुली कह दिया था। तनिष्का ने मासूमियत से मुंह बनाया। मम्मा, उसने मुझे चुलबुली नहीं, चुलबुली हलवाई कहा था। अब मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं उसकी साइकिल का टायर तो क्या, उसका हुलिया भी बिगाड़ सकती हूँ। वह मस्ती में झूमती हुई अपनी सहेली रिया को फ़ोन मिलाने लगी। तनिष्का ने बिस्तर पर उल्टा लेटते हुए रिया का नंबर डायल किया। उधर से फ़ोन उठाते ही वह चहक उठी। ओए रिया, सुन, बहुत हो गया ये होमवर्क और मम्मा की डांट। अब अपन को कहीं बाहर निकलना है। बाहर कहाँ? खन्ना अंकल की छत पर फिर से पतंग काटने? रिया ने दूसरी तरफ से हंसते हुए पूछा। धत पगली, इस बार प्लान बड़ा है। तनिष्का ने उत्साह में अपने पैर हवा में चलाए। सुन, माही को भी लाइन पर ले। हम तीनों इस वीकेंड लोनावला का ट्रिप मारते हैं। कॉलेज के बहाने घर से निकलेंगे। माही की स्कूटी और मेरी चंचलता, सोच कितना मज़ा आएगा। हम पहाड़ों पर जाएंगे, ज़ोर से चिल्लाएंगे, सेल्फी लेंगे और वहाँ के किसी हैंडसम से लड़के का पोपट बनाएंगे। तभी कॉन्फ्रेंस कॉल पर माही की आवाज़ गूंजी। लोनावला? तनिष्का, घर वाले मानेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? तनिष्का खिलखिलाकर हंसी। अरे बाबा, पापा के बटुए पर मेरा हक है और मम्मी को बोल दूंगी कि माही के घर एक्स्ट्रा क्लास है। माही, तू बस तैयार रह। हम वहाँ खूब मस्ती करेंगे, लोगों का मजाक उड़ाएंगे और ढेर सारी रील बनाएंगे। ये लाइफ एक बार ही मिलती है यार, इसे बोरियत में क्यों गुजारना? उसे क्या पता था कि जिस लाइफ की
वह बात कर रही है वह कुछ दिनों में एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ने वाली थी। अगले दिन कैफ़े की रंगीन लाइटों और कॉफ़ी की खुशबू के बीच तनिष्का, रिया और माही एक कोने वाली टेबल पर जमी हुई थी। तनिष्का अपनी आदत के अनुसार कुर्सी पर टिककर बैठने के बजाय पैर हिलाते हुए हवा में हाथ लहरा लहरा कर अपनी लोनावला ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी। अरे यार, तुम लोग फालतू का ड्रामा कर रहे हो, तनिष्का ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। पापा से परमिशन लेना बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ढेर सारा मक्खन। और रही बात पैसों की, तो मैंने अपनी गुल्लक का बलिदान देने का फैसला कर लिया है। तभी रिया ने अपना फ़ोन टेबल के बीच में रखा। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। ओए ट्रिप छोड़, ये देख, सुना है अपने शहर में एक नया एसपी आया है, अयान सिंह राठौर। मेरी कज़न कह रही थी कि वो इतना सख्त है कि उसके खौफ से बड़े बड़े गैंगस्टर भी अपने बिल में घुस जाता है। कैफ़े की उस शोर शराबे वाली मेज़ पर तनिष्का पूरी मस्ती में थी। जब रिया ने अयान राठौर की फ़ोटो वाला फ़ोन उसकी नाक के आगे किया तो तनिष्का ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे देख तो सही, कितना डेपर लग रहा है, रिया ने उसे उकसाया। तनिष्का ने हाथ के इशारे से फ़ोन पीछे धकेला और बेरुखी से बोली, हटा इसे, मुझे नहीं देखना ऐसे खड़ूस को। चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके नाम की चर्चे ही काफ़ी हैं। पक्का इसका चेहरा वैसा ही होगा जैसे किसी ने सुबह सुबह नाश्ते में करेले का जूस पिला दिया हो। ऐसे लोग हंसते थोड़े ही होंगे, सीधा दहाड़ते होंगे। माही ने ठंडी आह भरते हुए कहा। यार तनिष्का, तू भी ना, कितना तो हैंडसम है। अगर मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ तो मेरे मज़े हो जाएंगे। ना होटल का बिल, ना गुंडों का डर। तनिष्का खिलखिलाकर हंसी। माही, तू तो सपने देखना छोड़ दे। ऐसे खड़ूस किसी लड़की को भाव नहीं देते, ये पत्थर के बने होते हैं। उसी वक्त विक्की और उसके आवारा दोस्त वहाँ आए। विक्की ने तनिष्का के पास आकर बदतमीजी की और उसकी लट को छूने की कोशिश की। क्या प्लान है चुलबुली, हमें भी साथ ले चलो। तनिष्का का पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसने विक्की का हाथ झटक दिया और अपनी सहेलियों के सामने कूल बनने के लिए दांव खेला। उसने विक्की की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, ओए विक्की, अपनी ये घटिया शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जा। जानता नहीं मेरा होने वाला पति कौन है? शहर के एसपी अयान सिंह राठौर। अगले महीने हमारा रिश्ता पक्का होने वाला है। अगर उसने तुझे यहाँ मुझसे बदतमीजी करते देख लिया ना, तो वो तेरा ऐसा एनकाउंटर करेगा कि तेरी फ़ोटो अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर होगी, समझा? या अभी और उसे फ़ोन लगाऊं? विक्की और उसके दोस्त सहमकर वहाँ से भाग खड़े हुए। तनिष्का ने शान से अपनी कॉलर झटकी। देखा, इसे कहते हैं पावर। उसे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी कैफ़े की दूसरी मेज़ पर बैठा अयान राठौर, जो सादे कपड़े में था, उसकी एक एक बात सुन रहा था। अयान ने अपनी मेज़ पर रखे पानी के गिलास को होठों से लगाया और एक तिरछी नज़र तनिष्का पर डाली। राघव, अयान ने अपने जूनियर से धीमी आवाज़ में कहा, देखो जरा इस पागल लड़की को। अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं लोग। ऐसे लोगों से मुझे चिढ़ होती है। आखिर कौन है ये लड़की? इसे पता नहीं है कि ये खुद के लिए कितनी बड़ी खाई खोद रही है। राघव ने सिर हिलाया। सच कहा सर, आप कहें तो इसका बायोडेटा निकलवा दूं? छोड़ो, हमारे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। अयान ने कहा ही था कि तभी अयान के फ़ोन पर उस मुजरिम की फ़ोटो आई जिसे वह पकड़ने आया था। वह शख्स कैफ़े के गेट की तरफ बढ़ रहा था। अयान बिजली की फुर्ती से अपनी जगह से उठा। इससे पहले कि मुजरिम भाग पाता, अयान ने उसे कॉलर से दबोच लिया और एक ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े पर जड़ा तो कैफ़े में चीख पुकार मच गई। तनिष्का और उसकी सहेलियां डरकर एक तरफ हो गईं। तनिष्का को लगा कि कोई गुंडा किसी बेकसूर को सरेआम पीट रहा है।
अपनी चुलबुली फितरत और भावी पत्नी के जोश में वह अयान और मुजरिम के बीच में कूद पड़ी। अरे अरे, क्यों इसे मार रहे हो? छोड़ो इसे। तनिष्का ने अयान की फौलादी बाह को खींचने की नाकाम कोशिश की। उसे नहीं पता था कि वह उसी शख्स से उलझ रही है जिसका नाम वह अभी जप रही थी। तुम्हें पता भी है कि अगर मैंने अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं है। अयान सिंह राठौर नाम है उनका। जेल में सड़ा देंगे तुम्हें। वह मुजरिम तनिष्का के पीछे छिप गया और फटी आंखों से अयान को देखने लगा। अयान ने अपनी पकड़ मुजरिम पर और सख्त की और तनिष्का के बिल्कुल करीब अपना चेहरा झुकाया। उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू और उसकी आंखों की चमक ने तनिष्का को एक पल के लिए सन्न कर दिया। तनिष्का ने फ़ोन निकाला और नंबर डायल करने का नाटक करते हुए कहा, देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी फ़ोन करती हूँ अपने हस्बैंड को। अयान के चेहरे पर एक डरावनी और नशीली मुस्कान उभरी। उसने तनिष्का के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, मिसेज राठौर, फ़ोन लगाने की जहमत मत उठाइए। आपका हस्बैंड यहीं आपके सामने खड़ा है। तनिष्का की सांसें मानो रुक गईं। उसने अयान का चेहरा गौर से देखा। वही तीखी नाक, वही पत्थर जैसी आंखें। उसे अपने सहेलियों की बात याद आई। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। तनिष्का के कानों में अयान के शब्द किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजे। वह ठगी सी उसे देखती रह गई। हस्बैंड यहीं खड़ा है? इस एक जुमले ने उसके दिमाग की सारी नसें सुन्न कर दी थीं। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर वह मुजरिम, जो तनिष्का के पीछे दुबका हुआ था, एक झटके से पीछे हटा और कैफ़े के पिछले दरवाजे की तरफ सरपट भागा। अयान ने उसे लपकने की कोशिश की, लेकिन तनिष्का घबराहट में अयान के रास्ते में आ गई। जब तक अयान उसे रास्ते से हटाकर बाहर पहुंचता, वह मुजरिम अपनी काली SUV में बैठकर टायर घसीटते हुए रफू चक्कर हो गया था। कैफे में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया हो। अयान की मुट्ठियां भिज गईं। उसके हाथ की नसें गुस्से से उभर आईं। वह पलटा और उसकी आंखों में अब वह करेले का जूस वाली कड़वाहट नहीं, बल्कि साक्षात ज्वालामुखी दहक रहा था। अयान धीमी लेकिन बेहद डरावनी चाल से तनिष्का की ओर बढ़ा। तनिष्का 2 कदम पीछे हटी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। रिया और माही तो पहले से ही टेबल के नीचे छुपने जैसी हालत में थी। बहुत बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी पत्नी बनने का? अयान की आवाज़ कैंटीन की छत फाड़ देने वाली थी। मिसेज राठौर, जवाब दो। अभी तो तुम बड़े गर्व से मेरा एनकाउंटर करवा रही थी, अब क्या हुआ? जुबान को लकवा मार गया। सर वो मेरा मतलब। तनिष्का की आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। हे भगवान, कहाँ फंस गई? उसने अपने हाथों को मसलते हुए, मुझे आज बचा लीजिए, वरना ये घमंडी SP आज सच में मेरा एनकाउंटर करके रहेगा। नवंबर के महीने में उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। मतलब? क्या मतलब? अयान ने दहाड़ते हुए मेज पर मुक्का मारा, जिससे कॉफ़ी के कप उछलकर नीचे गिर गए। तुम्हारी इस बचकानी हरकत और घटिया गॉसिप की वजह से वह मुजरिम, जिसे पकड़ने के लिए मेरी टीम 3 रातों से सोई नहीं थी, मेरी आंखों के सामने से निकल गया। तुम समझती क्या हो खुद को? शहर के SP का नाम तुम्हारी जागीर है, जो गलियों में बांटती फिर रही हो। तनिष्का की आंखों से आंसू छलक पड़े। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ही अयान राठौर हैं। मैंने तो बस मजाक। इससे पहले कि तनिष्का अपनी बात पूरी करती, अयान दहाड़ा, मजाक? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? आर यू सीरियस? तुम्हें पता है कि हम पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर तुम लोगों की सेफ्टी करते हैं। घर से निकलने के बाद मालूम नहीं होता कि वापस लौटेंगे भी या नहीं, और तुम जैसे लोग उनके नाम का मजाक बनाते हो। अयान के शब्द कैफ़े की हवा में
बर्फ की तरह जम रहे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी भी आम इंसान को जलाकर राख कर दे। तनिष्का, जो अब तक अपनी चुलबुली दुनिया में जी रही थी, पहली बार हकीकत की उस क्रूर सच्चाई के सामने खड़ी थी जिसे अयान जैसे लोग हर पल जीते हैं। अयान उसके इतने करीब आ गया कि तनिष्का को उसकी वर्दी की सख्त खुशबू और उसकी भारी भारी सांसें महसूस होने लगीं। अयान ने अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा लेकिन बेहद खतरनाक और गहरा कर लिया। पता है तुम्हें? अयान तनिष्का के चेहरे के करीब झुककर फुसफुसाया। तुम्हारी इस मजाक वाली हरकत ने उस आदमी को एक मौका दिया है जो कल शायद किसी और लड़की का घर उजाड़ सकता था, किसी और पिता की बेटी को अपना निशाना बना सकता था। क्या तुम्हारी मजाक की कीमत किसी की जिंदगी से बड़ी है? तनिष्का की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। नवंबर की सर्द शाम थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं सच में नहीं जानती थी सर। तनिष्का की आवाज़ सिसकियों में घुट गई। मैंने बस विक्की से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे लगा ये सब बस एक खेल है। मुझे नहीं पता था कि पुलिस के लिए एक नाम का मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। मैं जो आप कहेंगे वो करूँगी, पर प्लीज़ मुझे अपराधी मत समझिए। तनिष्का के मासूमियत और उसके आंसुओं में अयान ने वह सच्चाई देखी जो शायद किसी सड़ चुके मुजरिम की आंखों में नहीं। अयान ने तनिष्का को एक पल के लिए घूर कर देखा, फिर उसने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ तनिष्का की आंखों के सामने से हटा लिया। उसने पीछे मुड़कर नैना और राघव को देखा, जो उसके जूनियर थे। आंखें गुस्से से अभी सुर्ख थीं, लेकिन अब उनमें एक ठंडी राहत भी थी। उसने तनिष्का की ओर अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी तरफ फेंका। अपना चेहरा साफ करो और जाओ यहाँ से, अयान ने बेरुखी आवाज़ में कहा। तुम जैसी लड़कियों को शायद लगता होगा कि ज़िंदगी सिर्फ इंस्टाग्राम की रील और कॉलेज की कैंटीन तक सीमित है, पर हकीकत बहुत बेरहम है। तनिष्का अग्रवाल। उसने अपनी बेल्ट ठीक की और अपनी वर्दी के कॉलर को सीधा किया। उसने तनिष्का की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कानून के साथ खिलवाड़ करते देखा तो मैं कोई माफ़ी नहीं मानूंगा। याद रखना, मेरी वर्दी का अपमान करने का मतलब है मुझसे सीधा पंगा लेना। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे अपराधी नहीं, एक बेवकूफ़ बच्ची दिख रही है। लेकिन अगली बार कोई कानून नहीं बचा पाएगा। अयान मुड़ा और भारी कदमों से कैफ़े के बाहर निकला और चल दिया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, राघव, इसका नाम और डिटेल नोट कर लो। अगर ये दोबारा शहर में कहीं भी ऐसी हरकत करती मिली तो मुझे बिना देर किए रिपोर्ट चाहिए। तनिष्का वहीं खड़ी रह गई, हाथ में अयान का दिया हुआ रुमाल। उसके कान अभी भी अयान की दहाड़ से गूंज रहे थे। उसने ऊपर देखा, अयान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वह वाकई में करेले के जूस जैसा कड़वा था, लेकिन आज पहली बार तनिष्का को उस खड़ूस आदमी के प्रति नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा सम्मान महसूस हुआ। उसने पहली बार जाना था कि वह वर्दी जो अयान पहने हुआ था वह कोई ड्रेस नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों का बोझ थी। तनिष्का राठौर की जाती हुई पीठ देखती रही, सहेलियों की बातों को अनसुना कर रही थी। उसके कानों में अब भी अयान की वो भारी आवाज़ गूंज रही थी। मालूम नहीं होता कि वापस घर लौटेंगे भी कि नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई भी तो पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है और घर से बाहर गया हुआ है। अगर भाई को इस सब के बारे में पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उसे भाई की याद आने लगी। रिया और माही उसे सतापना दे रही थीं
पर तनिष्का का मन कहीं और ही था। चल यार, आज का पूरा मूड खराब हो गया, माही ने कंधे उचकाते हुए कहा। लोग सच ही कहते हैं यार आयान राठौर के बारे में, कितना बोरिंग और खड़ूस इंसान है। पता नहीं कौन बेचारी होगी जो इससे शादी करके अपनी मौत को दावत देगी। शुक्र मना कि तू बच गई। तनिष्का खामोश रही। उसने धीरे से अपनी स्कूटी की चाबी घुमाई और उसके हाथ में आयान का वह रूमाल भी था जिसे उसने अनजाने में अपनी जेब में ठूंस लिया था। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, पर प्लीज़ घर पर किसी को मत बताना इस बारे में, उसने धीमी आवाज़ में कहा और बिना मुड़े स्कूटी स्टार्ट करके घर की ओर निकल गई। जैसे ही तनिष्का घर के आंगन में स्कूटी खड़ी की, सामने ही शोभा जी हाथ में बेलन लिए खड़ी थी। तनिष्का का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक मोर्चा संभाल लिया। ये देखो, आ गई झांसी की रानी, शोभा जी ने टोकते हुए कहा। आज किसका दिवालिया निकाल कर आई हो? मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, न ढंग से बैठना आता है न बात करना, बस दिन भर आवारागर्दी करती फिरती है। तनिष्का ने बिना कोई पलटवार किए अपनी सैंडल उतारी, जो शोभा जी के लिए और भी हैरानी की बात थी। शोभा जी बड़बड़ा रही थीं। मैं तो हार मान चुकी हूँ, पर आज ऋतिक आ रहा है, वही तुझे समझाएगा। मेरे तो हाथ से निकल गई है ये लड़की। ऋतिक का नाम सुनते ही तनिष्का की मुरझाई हुई आंखों में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी उदासी गायब हो गई और चेहरे पर वही पुरानी शरारत चमक कर लौट आई। ऋतिक, तनिष्का का बड़ा भाई, जो न केवल उसका रक्षक था बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी। वह शहर से बाहर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। तनिष्का दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। मम्मा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो उनके लिए उनका परफेक्ट गाजर का हलवा बनाने में आपकी मदद करती हूँ। हटो हटो, ये मक्खन मत लगाओ, शोभा जी ने उसे पीछे धकेला, पर उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। जाकर हाथ मुंह धो ले, वो कभी भी पहुँचता होगा। और सुन, इस बार अपनी ये चुलबुली हरकतें उसके सामने कम करना, वो अब बड़ा अफसर बनने वाला है। तनिष्का नाचती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। वह भूल गई थी कैफे का वो खौफनाक मंजर, भूल गई थी आयान राठौर की वो जलती हुई आंखें। उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो उसका भाई घर लौट रहा था। उधर शहर में पुलिस हेडक्वार्टर में आयान अपनी मेज पर बैठा कुछ फाइलों को देख रहा था। उसके सामने ऋतिक की वह फाइल खुली थी, एक होनहार, जाबाज और ईमानदार कैडेट। आयान ने राघव से कहा, ऋतिक एक काबिल लड़का है, उसे मेरी टीम में शामिल करो, मुझे ऐसे ही जुनूनी अफसरों की ज़रूरत है। राघव ने सिर हिलाया। जी सर, वह आज अपने घर पहुंचा होगा, कल सुबह ज्वाइनिंग के लिए आएगा। आयान को नहीं पता था कि जिस ऋतिक को वह अपनी टीम की ढाल बनाने जा रहा है, वह उसी पागल लड़की का भाई है जिसने आज उसकी नाक में दम कर दिया था। ऋतिक के आने की खबर ने अग्रवाल हाउस में एक ऐसी ऊर्जा भर दी थी जो महीनों से ठहरी हुई थी। शोभा जी ने पूरे घर को किसी त्योहार की तरह सजाया था और तनिष्का का तो कहना ही क्या, उसकी तो पूरी दुनिया ही उस एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती थी। शाम का वक्त था, सूरज की नारंगी किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। तभी बाहर एक बुलेट के गूंजते हुए इंजन की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी गरजते हुए शेर की तरह थी। आ गए मम्मा, भाई आ गए, तनिष्का की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वह सीढ़ियों से लगभग गिरते पड़ते नीचे पहुंची, लेकिन ऋतिक के कदम घर की दहलीज पर ही रुकते उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और गर्व का भाव आ गया। ऋतिक वर्दी में था, वही सख्त अनुशासन और चमकदार वर्दी जो उसे एक रक्षक का दर्जा दे रही थी। उसके कंधे चौड़े थे और आंखों में वह चमक थी जो केवल एक सफल अफसर के पास होती है। उसे देखकर आयान राठौर की छवि याद आना स्वाभाविक था, पर ऋतिक के चेहरे पर एक नरमी थी जो उसे आयान से अलग बनाती थी। अरे वो नन्ही शैतान, ऋतिक ने हंसते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा।
और अपने दोनों हाथ फैला दिए। तनिष्का एक झटके से उसके गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कितना टाइम लगा दिया भैया, आप जानते हैं आपके बिना यहाँ कितना बोरिंग होती है। मम्मी की डांट और घर की चार दीवारी ने मुझे पागल कर दिया था। तनिष्का ने ऋतिक की वर्दी को पकड़ते हुए शिकायत की, जैसे वह अभी भी वही छोटी सी बच्ची हो। ऋतिक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए और प्यार से उसकी चोटी खींचते हुए कहा, बोरियत? मुझे तो खबर मिली है कि तूने पूरे शहर में तहलका मचा रखा है। सुना है किसी एसपी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही थी। ऋतिक की यह बात सुनकर तनिष्का का चेहरा पल भर के लिए सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत बात संभाल ली। अरे वह सब तो मजाक था भाई, लोग तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। वैसे आपको किसने बताया? ज़रूर उस माही ने बताया होगा। मिलने दो, उसकी तो मैं अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। ऋतिक ने तनिष्का के कान खींचते हुए कहा, अच्छा, एक तो शैतानी करती है और माही की खबर लेगी। तुझे क्या लगा जो तू करती है मुझे उसकी खबर पहले ही मिल जाती है। ऋतिक ने गंभीर होकर अपनी वर्दी के बैच को ठीक किया और शोभा जी की तरफ मुड़कर बोला, मम्मी बस अब और नहीं। मैंने अयान राठौर सर से बात कर ली है। कल से मेरी पोस्टिंग उनके ही अंडर होगी। अब मैं तनिष्का के हर एक कदम पर नज़र रखूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यह झांसी की रानी का खेल बंद। तनिष्का ने अपनी आंखें मटकाते हुए मजाक में कहा, ओहो, तो अब भाई भी उसी खड़ूस अयान राठौर के रंग में रंग गया है। ठीक है, देख लेंगे। अशोक जी ने ऋतिक के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे गर्व है कि तू उस अयान राठौर के साथ काम करेगा। एक मिसाल है। तनिष्का ने अंदर ही अंदर सोचा, मिसाल तो वह है जो मुझे आज भी डराता है। उसने ऋतिक को कसकर पकड़े रखा, जैसे वो उसे अपनी इस खामोश आफत अयान राठौर से बचाना चाहती हो। ऋतिक की वापसी और उसकी नई पोस्टिंग की खुशी में अग्रवाल निवास को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की महक और रोशनदानों से छनती हुई रंग बिरंगी लाइटों ने घर के माहौल को उत्सव में बदल दिया था। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था, लेकिन इस महफिल में सबसे खास एंट्री हुई तनिष्का की बुआ जी की और उनके भांजे वीर की। बुआ जी ने घर में कदम रखते ही अपनी भारी भरकम आवाज़ में शोभा जी को गले लगाया। अरे वाह भाभी, ऋतिक ने तो ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। अब तो बस एक ही कसर बाकी है, हमारी लाडली तनिष्का के हाथ पीले करने की। तनिष्का जो गुलाबी रंग के सरारे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, बुआ की बात सुनकर ठिठक गई। उसके बगल में खड़ा वीर उसे अपनी भूखी और गंदी नज़रों से ऊपर से नीचे तक नाप रहा था। वीर की उम्र तनिष्का से काफ़ी बड़ी थी और उसके चेहरे पर छाई वो चालाक मुस्कान तनुष्का के वजूद में सिरहन पैदा कर रही थी। तनिष्का ट्रे में शरबत के गिलास लेकर मेहमानों के बीच घूम रही थी। जैसे ही वह वीर के पास पहुंची तो वीर ने जानबूझकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और गिलास पकड़ते वक्त तनिष्का की उंगलियों को अपनी गंदी गिरफ्त में भींच लिया। तनिष्का ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसका चेहरा गुस्से और घृणा से लाल हो गया था। तमीज़ से रहिए वीर जी, उसने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। वीर ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। अरे चुलबुली, इतनी तमतमा क्यों रही हो? अब तो बुआ जी ने बात छेड़ ही दी है। वैसे भी इतनी बड़ी जागीर और तुम जैसी हसीन मल्लिका को संभालने के लिए मुझसे बेहतर जेलर और कौन होगा। जेलर शब्द सुनते ही तनिष्का को अयान राठौर की वो भारी आवाज़ याद आ गई, लेकिन अयान के शब्दों में एक अनुशासन था, जबकि वीर की बातों में सिर्फ गंदगी और हवस की बू आ रही थी। वीर ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। अरे चुलबुली, इतनी तमतमा क्यों रही हो? अब तो बुआ जी ने बात छेड़ ही दी है। वैसे भी इतनी बड़ी जागीर और तुम जैसी हसीन मल्लिका को संभालने के लिए मुझसे बेहतर जेलर और कौन होगा। जेलर शब्द सुनते ही तनिष्का को
अयान राठौर की वो भारी आवाज़ याद आ गई, लेकिन अयान के शब्दों में एक अनुशासन था, जबकि वीर की बातों में सिर्फ गंदगी और हवस की बू आ रही थी। उधर हॉल के बीचों बीच बुआ जी ने अशोक जी और शोभा जी को घेर रखा था। भाई साहब देखिए, ऋतिक तो अब बड़ा अफसर बन गया है, उसकी शादी तो कहीं भी हो जाएगी, पर तनिष्का ये तो अभी भी बच्ची है, चंचल है। इसे बाहर किसी अजनबी के हाथ में सौंपने से अच्छा है कि वीर के साथ इसका रिश्ता पक्का कर दें। वीर मेरा सगा भांजा है, तनिष्का को रानी बनाकर रखेगा। शोभा जी ने ऋतिक की तरफ देखा, जो अयान राठौर के आने का इंतजार कर रहा था। ऋतिक ने धीरे से कहा, बुआ जी अभी तनिष्का की पढ़ाई बाकी है, और वैसे भी शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अरे पढ़ती रहेगी ससुराल में भी, बुआ ने हाथ नचाते हुए कहा। वीर का बिजनेस जम गया है, आज ऋतिक की पार्टी है, तो क्यों ना इसी शुभ घड़ी में दोनों की सगाई की बात भी पक्की कर दें। तनिष्का कोने में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके चारों तरफ एक जाल बुना जा रहा है। वीर अपनी जगह से उठकर तनिष्का के करीब आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, बुआ जी ने तो तीर छोड़ ही दिया है जान, अब बचकर कहाँ जाओगी। आज रात ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में होगी और तुम मेरी मुट्ठी में। तनिष्का का जी मिचलाने लगा। उसे उस भीड़ भरे घर में घुटन महसूस होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर साथ ही एक विद्रोह की आग भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गंदी नज़र वाले वीर से खुद को कैसे बचाएगी। वह उसे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। तभी बाहर पुलिस की सायरन की हल्की आवाज़ गूंजी। तनिष्का का दिल जोर से धड़का। उसे नहीं पता था कि जिसे वह रक्षक समझ रही थी, जिसे वह राक्षस समझ रही थी, वही अयान राठौर आज उसकी इस गंदी तकदीर और वीर की नापाक हरकतों के बीच दीवार बनकर खड़ा होने वाला है। पार्टी का शोर अपने सवाब पर था। माही और रिया भी आ गई थी। रिया ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान है? तनिष्का ने नामे सिर हिलाया और सभी पार्टी एंजॉय करने लगे। माही की नज़रें बार बार ऋतिक को ढूंढ रही थीं और ऋतिक की मुस्कान बता रही थी कि दिल के तार कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन तनिष्का के लिए यह शाम किसी डरावने सपने जैसी थी। वीर की वो भूखी नज़रें और बुआ की शादी की रट उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। तनिष्का मेहमानों की भीड़ से बचकर खुद को छुपाना चाहती थी। तभी अयान भी पार्टी में आ पहुंचा। शोभा जी अशोक जी के पैर छुए और पूछा, कैसे हो अंकल आंटी जी? उसने पैरों में झुकते हुए पूछा। हम ठीक हैं, खुश रहो बेटा, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक कोने में खड़ी तनिष्का पर गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। ऋतिक ने तनिष्का को बुलाया। तनिष्का इधर आओ। तनिष्का ऋतिक के बगल में खड़ी हो गई। ऋतिक तनिष्का के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सर ये तनिष्का है, मेरी छोटी बहन। तनिष्का ने बिना अयान को देखे ही दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। डर के मारे उसके पैर काँप रहे थे। तो अयान हंसते हुए बोला, इनसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से मिल चुका हूँ। तनिष्का की धड़कनें तेज हो गईं। उससे अब और वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। ऋतिक बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तनिष्का सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी तो रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे तनिष्का, पार्टी छोड़कर कहाँ जा रही है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलना एंजॉय करते हैं। तनिष्का ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं नहीं रिया यार, तुम लोग एंजॉय करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करने मत आना, थोड़ी देर में मैं खुद आ जाऊँगी। रिया को उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए और माही के साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। तनिष्का के पीछे ही वीर भी ऊपर की ओर बढ़ गया। अयान ने वीर को पहले कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। फिर उसने अपनी याद पर जोर डाला तो उसे याद आया कि शायद किसी लड़की को छेड़ने के केस में 2 दिन के लिए उसे अंदर किया गया था।
तनिष्का ने अभी कमरे का दरवाज़ा बंद कर ही नहीं पाया था कि एक भारी हाथ ने उसे अंदर धकेल दिया। वह वीर था। उसने अंदर आते ही तनिष्का को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। तनिष्का ने उसे दोनों हाथों से धक्का देकर दूर करना चाहा, मगर वीर की गिरफ्त से खुद को दूर नहीं कर पाई। वीर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए। तनिष्का की आवाज़ में खौफ था। वीर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी कमर को और कस लिया। अरे जान, इतनी जल्दी भी क्या है? बुआ जी ने नीचे बात पक्की कर दी है। अब तो हम पति पत्नी होने वाले हैं, तो फिर ये कैसी शर्म? शादी के बाद भी तो ये सब करना ही है, तो क्यों ना आज ही थोड़ी रिहर्सल कर ली जाए। उसने तनिष्का को झटके से दीवार से सटा दिया। तनिष्का ने उसे धक्का देने की कोशिश की। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बाहर निकले। छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे इंसान हैं। आयान राठौर, जो नीचे पार्टी में वीर की संदिग्ध हरकतों को पहले ही नोटिस कर रहा था, खामोशी से उसके पीछे ऊपर आ पहुंचा था। जैसे ही उसने कमरे के अंदर से तनिष्का की सिसकियां सुनी, उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आयान ने जोर से दरवाजे में धक्का दिया। शायद वीर कुंडी लगाना भूल गया था या लगी नहीं थी। वीर अभी कुछ समझ पाता उससे पहले आयान का फौलादी मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा। कुत्ते, एक मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती। आयान ने वीर को कॉलर से उठाकर दीवार पर पटक दिया और उसे बेदम मारना शुरू कर दिया। वीर की चीखें निकल गईं। अपनी जान बचाने के लिए वीर वहां से भागा और नीचे हॉल में पहुंचकर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, देखो तनिष्का और वह एसपी आयान कमरे में रंगरलियां मना रहे हैं, वीर ने हाँफते हुए कहा और अपना खून पोंछते हुए चिल्लाकर कहा। मैं तो उसे रोकने गया था, पर देखो उसने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। ऐसी बदचलन लड़की से शादी करके मैं अपने परिवार की इज्जत खाक में नहीं मिला सकता बुआ। मैं ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करूँगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अशोक जी, शोभा जी और ऋतिक बदहवास होकर ऊपर भागे। पीछे पीछे बुआ और मेहमानों का हुजूम भी था। कमरे में पहुंचते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। तनिष्का, जो तेज बुखार और सदमे के कारण बेहोश हो चुकी थी, आयान की बाहों में ढह गई। आयान ने उसे संभालते हुए वहीं बड़ी कोमलता से बेड पर लिटाया और उसके माथे से बाल हटाए। हाय हाय, ये क्या देखना पड़ रहा है? बुआ ने अपनी छाती पीटते हुए ड्रामा शुरू कर दिया। कैसे बेशरम होकर उसकी बाहों में रोमांस कर रही है। इस लड़की ने तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसी बदचलन कुल्टा को अब कौन ब्याहेगा? मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अशोक जी का सिर शर्म से झुक गया। चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। शोभा जी लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गईं और अपना माथा पकड़ लिया। आयान अवाक खड़ा। वह अशोक जी के पास आया। अंकल, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो इसे बचा रहा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अशोक जी ने आयान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस, बहुत हो गया। अब अपनी ये बकवास बंद करो। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब कौन करेगा इससे शादी? तनिष्का ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने पूरा परिवार और मेहमानों की भीड़ देखकर वह घबरा गई। उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। ऋतिक, जो अयान का जूनियर था, अपनी आंखों में परिवार के आंसू और समाज की थू-थू बर्दाश्त नहीं कर सका। ऋतिक ने आगे बढ़कर अयान का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून सवार था। सर, भले ही आप मेरे सीनियर हैं, पर मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलने का हक आपको किसने दिया? आपने जो किया उसके बाद हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अब आप ही को तनिष्का से शादी करनी होगी, अभी और इसी वक्त। अयान ने ऋतिक की आंखों को देखा। वहां नफरत और मजबूरी का सैलाब था। तनिष्का की सिसकियां और बुआ के ताने अयान के कानों में गूंज रहे थे। अयान ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि सच बोलने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि समाज ने अपना फैसला सुना दिया था।
अयान ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था सच बोलने का अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समाज ने अपना फैसला सुना दिया था। उसने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है तो आज से तनिष्का अग्रवाल मेरी जिम्मेदारी है। बुलाइए आप पंडित जी को, मैं करूँगा तनिष्का से शादी। तनिष्का ने फटी आंखों से अयान को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक शिकारी के चुंगल से बचकर दूसरे शिकारी के पिंजरे में जा रही थी। क्या जमाना आ गया है, आजकल के बच्चों को माँ बाप की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। लोगों के शब्द तनिष्का के सीने को छलनी कर रहे थे। ऋतिक ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आप लोग अपने अपने घर जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। जिस बहन पर जान छिड़कता था उसी ने उसके परिवार की इज्जत नीलाम कर दी थी। पंडित बुलाया, शादी का मंडप सजा, लेकिन कोई मेहमान नहीं थे। घर के उसी आंगन में जहां ऋतिक की कामयाबी का जश्न मनाना था, अब आनंद फानन में एक समझौती की बेदी सजाई गई। बुआ की जहरीली जवान अभी भी शांत नहीं थी। जल्दी करो भाई साहब, जितनी जल्दी ये कलंक धुले उतना अच्छा, वरना कल मोहल्ले वाले थूकेंगे हम पर। ऋतिक पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी आंखों में अपने आदर्श अयान राठौर के लिए नफरत और अपनी बहन के लिए बेबसी का मिला जुला सैलाब था। अयान राठौर खामोश था। उसने अपनी वर्दी की बेल्ट ढीली की और कोट उतार कर एक तरफ रख दिया। उसने तनिष्का की ओर देखा जो सिर झुकाए सिसक रही थी। अयान के मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि उसने तनिष्का को वीर की गंदगी से बचाया है, लेकिन अब वह खुद उसे एक ऐसी कैद में डालने जा रहा था जहां से कोई रिहा नहीं थी। रिया और माही तनिष्का को मंडप में लाई। न कोई शादी का जोड़ा, न कोई मेकअप उसके चेहरे पर। वहाँ सिर्फ आंसू, मेकअप की जगह वहाँ उसके आंसुओं ने ले रखी थी। अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी। अभी तो उसका बीए का फर्स्ट ईयर था। हर लड़की की तरह उसने भी अपने होने वाले हमसफ़र के लिए कई सपने सजोए थे। उसे दुख इस बात का था कि जिन्हें वो अपना कहती थी, आज उन्हीं को उस पर भरोसा नहीं था। धीरे धीरे चलती हुई मंडप में आई और उस इंसान के बगल में बैठ गई जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। इस वक्त उसका शरीर सिर्फ एक लाश था। फेरों के लिए उठी। पंडित जी ने आवाज़ दी। अयान ने आगे बढ़कर तनिष्का के हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और वह थर थर काँप रही थी। जैसे ही अयान का स्पर्श उसे मिला, तनिष्का ने एक बार अपनी भीगी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। क्या आप भी मुझे वैसा ही समझते हैं जैसा बुआ कह रही हैं? क्या यह मेरी सुरक्षा है या सजा? अयान ने उसकी आंखों में झांककर बिना कुछ बोले उसे सहारा दिया। हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हुई। 7 फेरे जो 7 जन्मों का बंधन माने जाते हैं, आज तनिष्का को अपनी आज़ादी की जंजीरें लग रही थीं। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी अयान की ओर बढ़ाई। अयान ने अपनी उंगलियों में सुर्ख लाल सिंदूर लिया। तनिष्का ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही अयान का अंगूठा उसके माथे की लकीरों से टकराया, तनिष्का के वजूद में एक बिजली सी कौंध गई। ये वही स्पर्श था जिससे वह डरती थी और वही शख्स था जिसे उसने खड़ूस कहा था। आज वही उसका भाग्य विधाता बन बैठा था। शादी की रस्मी पूरी होते ही अयान ने अपनी वर्दी का कोट उठाया और ऋतिक की ओर देखा। कल सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना। ऑफिसर ऋतिक, ड्यूटी पर देरी मुझे पसंद नहीं। ऋतिक ने भारी मन से सैल्यूट किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अयान का शुक्रिया अदा करे या उसे अपनी बहन की बर्बादी का जिम्मेदार माने। शोभाजी रोते हुए तनिष्का के गले लगी। माफ़ कर देना बेटा, हालात ने हमें मजबूर कर दिया। तनिष्का कुछ नहीं बोली। वह एक रोबोट की तरह अयान की गाड़ी की ओर बढ़ी। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वह अंदर बैठ गई। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही घर पीछे छूटने लगा, तनिष्का ने पीछे मुड़कर अपने उस सोने के पिंजरे को देखा जिसे वह कल तक स्वर्ग समझती थी।
अयान ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ सख्त की और बिना उसकी तरफ देखे भारी आवाज़ में बोला, आज से तुम्हारी नई दुनिया शुरू होती है तनिष्का। तुमने चाहा था ना कि पूरी दुनिया जाने कि तुम मिसेज अयान सिंह राठौर हो। मुबारक हो, तुम्हारी जिद पूरी हो गई। पर याद रखना, इस नाम के साथ जो नर्क तुम्हें झेलना पड़ेगा उसकी कल्पना तुमने अपने किसी मजाक में भी नहीं की होगी। तनिष्का ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ अभी भी अयान का वह पुराना रूमाल रखा था। उसने उसे मुट्ठी में भींच लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी चुलबुली दुनिया अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। गाड़ी अयान राठौर के घर के सामने रुकी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तनिष्का को अपना हाथ दिया, मगर उसने अयान का हाथ नहीं पकड़ा। अपने सिर की चुनरी जो अपनी माँ की शादी की थी उसे पकड़ा और बाहर निकली। उसकी भीगी पलकें अयान के चेहरे से टकराईं और बोली, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए राठौर साहब, मैं ठीक हूँ। दोनों अंदर आए। न कोई रस्म, न कोई गृह प्रवेश। उसने एक नज़र उस छोटे से घर पर डाली तो अयान बोला, मैडम जी, घर छोटा है, चलेगा? तनिष्का ने कुछ नहीं कहा। देखो, आज जो हुआ उसमें सिर्फ हमारी मजबूरी थी। लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो, क्योंकि घर में एक ही कमरा है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं सो सकती। मुझे नफ़रत है आपसे और आपके इस नाम से। अयान ने झटके से तनिष्का का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सवाल पूछा है मैंने तनिष्का। ये खामोशी और ये नफ़रत वाली निगाहें कहीं और दिखाना। इस घर में कदम रखा है तो जवाब देना सीखो। अयान की आवाज़ भारी और कड़क थी। तुम्हें पता था जो हुआ वो सिर्फ गलत फहमी में, लेकिन तुम चुप रही, कुछ नहीं कहा। किसी को क्यों नहीं कहा कुछ? तुम बता सकती थी सच्चाई, लेकिन तुम तो यही चाहती थी। मिसेज राठौर बनना तुम्हारा सपना था। अब क्यों टेसुए बहा रही हो? बहुत शौक था ना तुम्हें मिसेज राठौर बनने का, तो अब क्या हुआ? अयान के इन तीखे शब्द तनिष्का के कलेजे को छल्ली कर दिया था। उसकी आंखों में जो डर था वह अब एक भयानक नफ़रत और स्वाभिमान की ज्वाला में बदल गया। तनिष्का ने झटके से अपना हाथ अयान की मजबूती पकड़ से छुड़ाया। उसके चेहरे पर फैली लाली गुस्से और अपमान की गवाही दे रहे थे। उसने अयान की आंखों में आंखें डालकर दबी हुई चीख के साथ कहा, मिसेज राठौर बनने का शौक़, आप अपनी इस गलतफहमी की दुनिया से बाहर आइए राठौर साहब। जिस पद के लिए आप खुद पर इतना गुमान कर रहे हैं वह मेरे लिए सिर्फ एक बेड़ी है। मैं चुप रही, क्योंकि उस वक्त सच बोलने की ताकत मुझ में नहीं थी। समाज के उन तानों में थी जो मेरी माँ को जीने नहीं देते। अयान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह एक कदम और करीब आया। उसकी परछाई तनिष्का पर भारी पड़ रही थी। झूठ, सरासर झूठ। तुम जानती थी कि अगर तुम सच कह देती तो ये शादी रुक जाती, पर तुम्हें तो इस राठौर सरनेम की चमक चाहिए थी, भले ही वह इस छोटे से घर की चारदीवारी में ही क्यों ना हो। अयान ने नफरत से तनिष्का के चेहरे के पास हाथ दीवार पर पटका। अब जब चिड़िया फंस गई है तो ये आंसू और ये नाटक बंद करो। आज से तुम्हें मेरा नाम मिलेगा, मेरा प्यार नहीं। तनिष्का की आंखों से एक आंसू टपका और सीधे अयान के हाथ पर गिरा। वो गर्म आंसू अयान को किसी जलते हुए अंगारे जैसा महसूस हुआ। तनिष्का ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जागीर हूँ तो याद रखिएगा, शरीर पर हक जता सकते हैं आप, लेकिन मेरी नफ़रत को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। जिस बिस्तर की आप बात कर रहे हैं उस पर सोना तो दूर, मैं आपकी छाँव में भी रहना पसंद नहीं करती। अयान का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उसने तनिष्का की चुनरी का एक कोना मुट्ठी में भींचा। बहुत नफ़रत है ना मुझसे? तो ठीक है, अगर नफ़रत ही चाहिए तो वही मिलेगी। इस कमरे में हम साथ रहेंगे, एक ही छत के नीचे, लेकिन हर पल तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुमने जो किया वो कितना गलत था।
सुबह की रोशनी में अयान ने देखा कि तनिष्का के चेहरे पर आंसुओं के निशान सूख चुके थे, लेकिन उसकी मुट्ठी में अब भी वह पुराना रूमाल दबा हुआ था। अयान का गुस्सा जो रात के अंधेरे में उफान पर था, सुबह की शांति में पिघलने लगा था। आखिर क्या कसूर है इस लड़की का? माना कि थोड़ी जिद्दी है। उसे अपनी रात की कही हुई हर कड़वी बात चुभने लगी। मिसेज राठौर बनने का शौक, टेसुए बहाना। उसे याद आया कि तनिष्का ने सच नहीं छुपाया था, बल्कि अपनी माँ की इज्जत, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रही। अयान धीरे से उठा और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना हाथ उसकी लटों के पास ले जाकर उसे जगाना चाहा, पर रुक गया। मैंने बहुत बुरा किया इसके साथ, अयान ने बुदबुदाया। उसकी नफरत अब एक गहरे पछतावे में बदल रही थी। तभी तनिष्का की आंख खुली। पास अयान को देखकर वो एकदम उठकर बैठ गई। आप यहाँ? जाइए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसने मुंह फेर लिया। तनिष्का, हम आज तुम्हारे घर जाएंगे, सबको सच बताएंगे कि ये सब एक गलत फहमी थी। ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तनिष्का की आंखों में फिर से आंसू आ गए। नहीं राठौर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। जब मेरे अपने ही मुझ पर भरोसा नहीं करते तो सफाई देने का क्या फ़ायदा? मैं ठीक हूँ, और कल के बर्ताव के लिए सॉरी, वो मैं। अयान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। नहीं तनिष्का, मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। सॉरी मुझे कहना चाहिए। एक तो तुम पहले से ही परेशान थी और मैंने उल्टा तुम पर गुस्सा निकाल दिया। चलो अब नहा लो और नाश्ता कर लो, मैंने बाहर से मंगवा लिया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तनिष्का ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अयान ने दरवाज़ा खोला तो सामने तनिष्का का भाई और उसके माता पिता खड़े थे। उनके चेहरे पर वह गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी ग्लानि और शर्मिंदगी थी। तनिष्का की भी आंखें खुल गईं। अपने परिवार को सामने देख वह सहम कर उठ खड़ी हुई। उसके भाई ने आगे बढ़कर अयान और तनिष्का के सामने हाथ जोड़ लिए। अयान, हमें माफ़ कर दो। कल रात उस लड़के ने जिससे गलतफहमी हुई थी, सारा सच बता दिया। तनिष्का बेगुनाह है। हमने बिना सोचे समझे इसे घर से निकाल दिया और तुम पर इल्ज़ाम मढ़ दिया। तनिष्का के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखना चाहा। बेटी, हमें माफ़ कर दे, हम अपनी ही बेटी को नहीं समझ पाए। चल हमारे साथ, हम तुझे इस छोटे से घर में और इस सज़ा में नहीं रहने दे सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान की नज़रें तनिष्का पर टिकी थी। उसे लगा अब तनिष्का चली जाएगी और उसे जाना भी चाहिए, लेकिन तनिष्का ने अपने पिता का हाथ धीरे से हटा दिया और अयान की ओर देखा। अयान की आंखों में इस वक्त माफ़ी और एक अनकहा डर था, उसे खो देने का डर। पापा, तनिष्का की आवाज़ में अब मजबूती थी। जिस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत थी, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया और राठौर साहब ने भले ही गुस्से में, लेकिन मुझे छत दी। अब मैं इस घर की इज्जत हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अयान का दिल ज़ोर से धड़क उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस इंसान को उसने रात भर जलील किया, वही आज उसके सम्मान के लिए खड़ी होगी। जब घरवाले माफ़ी मांगकर चले गए, अयान ने धीरे से तनिष्का का हाथ पकड़ा। इस बार तनिष्का ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। तनिष्का, मुझे नहीं पता था। अयान की आवाज़ भर्रा गई। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं शायद कभी खुद को माफ़ न कर पाऊँ, पर क्या तुम मुझे एक मौका दोगी इस छोटे से घर को एक छोटा सा संसार बनाने का? तनिष्का ने अयान की आंखों में पहली बार नफ़रत की जगह अपने लिए प्यार की तड़प देखी। उसने हल्का सा सिर झुका लिया, जो उसकी मूक सहमति थी। नफ़रत की दीवार गिर रही थी और एक नई नाजुक सी मोहब्बत अपनी जगह बना रही थी। अयान और तनिष्का के बीच की कड़वाहट अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। घर वालों के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी भारी नहीं, बल्कि सुकून भरी थी। शाम ढल चुकी थी। छोटे से कमरे में एक अकेली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तनिष्का रसोई के छोटे से कोने में दिया जला रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में गहरा अंधेरा छा गया।
तनिष्का घबरा कर पीछे मुड़ी और उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि अंधेरे में 2 मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम लिया। वह अयान था। अयान की धड़कनें तनिष्का की पीठ पर साफ महसूस हो रही थीं। अंधेरे में उसकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। तनिष्का ने घबराहट में अयान के कंधे को कसकर पकड़ लिया। राठौर साहब, तनिष्का की आवाज़ बहुत धीमी और थरथरा रही थी। डरो मत, मैं हूँ, अयान ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसका गुस्सा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसी कशिश थी जिसे उसने खुद पहले कभी महसूस नहीं किया था। अयान ने धीरे से तनिष्का को सीधा खड़ा किया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की मध्यम और कांपती रोशनी में तनिष्का का चेहरा सोने जैसा दमक रहा था। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। अयान ने मोमबत्ती मेज पर रखी और तनिष्का के चेहरे के करीब आया। उसने अपनी उंगलियों से तनिष्का के गाल पर पड़े एक आंसू के सूखे निशान को धीरे से पोंछा। कल रात मैंने जो जख्म दिए थे, क्या यह रोशनी उन्हें भर पाएगी? अयान की आवाज़ में बहुत दर्द और प्यार था। तनिष्का ने नज़रें झुका ली। वक्त हर जख्म भर देता है, बस मरहम लगाने वाला सच्चा होना चाहिए। अयान ने तनिष्का की ठोड़ी को पकड़कर धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। दोनों की निगाहें मिली। उस एक पल में सारी गलतफहमियां जलकर राख हो गईं। अयान धीरे से झुका और तनिष्का के माथे पर एक लंबा और रूहानी चुंबन अंकित किया। यह चुंबन सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि उसे हमेशा सम्मान देने वाले वादे का था। तनिष्का की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने अपना सिर अयान के चौड़े सीने पर टिका दिया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वह बारिश बिरह की नहीं, बल्कि उनके मिलन की गवाह थी। उस छोटे से कमरे में एक पुराने बिस्तर और मध्यम रोशनी के बीच उनकी मोहब्बत का पहला पन्ना लिखा जा रहा था। अयान ने उसे गोद में उठाकर धीरे से बेड पर लिटाया। तनिष्का के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जो अयान को साफ सुनाई दे रही थी। उसे बिस्तर पर लिटाकर वो जाने लगा, मगर तनिष्का ने उसका हाथ थाम लिया। क्या आज भी आप सोफे पर सोएंगे? मुझे अकेले डर लगता है। अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तनिष्का की झुकी हुई पलकें और चेहरे की मुस्कान उसे साफ बता रही थी कि उसे कोई ऐतराज नहीं है। आज दोनों एक साथ थे। तनिष्का ने अयान के चौड़े सीने में अपना सिर छुपा लिया और दोनों दिलों की दूरियां आज खत्म हो चुकी थीं। मगर तनिष्का की आंखों में अपने परिवार के लिए आंसू थे। अयान अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो आंसू उसकी आंखों में क्यों हैं। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, कल हम कहीं घूमने जाएंगे, चलोगी? उसने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे दिन अयान तनिष्का को उसके घर लेकर गया। ये सरप्राइज से तनिष्का एकदम से चौंक गई और उसकी तरफ देखा। अयान ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर इशारा किया। उसके घर वाले बहुत खुश हुए। तनिष्का अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अशोक जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो चीखते हुए ऋतिक को आवाज़ देने लगे, ऋतिक, ऋतिक देखो तो जरा कौन आया है। तनिष्का आई है। ऋतिक भागता हुआ आया और तनिष्का को गले से लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। तनिष्का हंस हंस कर पहले की तरह अपने घर वालों के साथ मस्ती कर रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। यह देखकर अयान की आंखें खुशी से भीग गईं। शोभा जी अयान का बहुत खातिरदारी करने में लगी हुई थी। अच्छे से खाओ बेटा, अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी एक समझौते की तरह हुई थी, इसलिए हम तुम्हारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ फिर से करवाना चाहते हैं। कुछ दिन तनिष्का अपने मायके में रही, फिर पूरे जोरों शोरों से दोनों की शादी हुई। एक तरफ तनिष्का और अयान, दूसरी तरफ माही और ऋतिक दूल्हा दुल्हन के जोड़े में बैठे थे। शादी संपन्न हुई।
और तनिष्का की विदाई, शादी के मंडप की खुशबू, फूलों की सजावट और शहनाइयों की गूंज अभी भी कानों में गूंज रही थी। जहां एक तरफ माही और ऋतिक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, वहीं अयान और तनिष्का के लिए यह रात एक समझौते के अंत और एक सच्ची मोहब्बत की शुरुआत थी। सजा हुआ कमरा गुलाब की महक से महक रहा था। तनिष्का लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज चल रही थीं, पर इस बार डर से नहीं, बल्कि उस हक और प्यार की वजह से जो उसे अयान की आंखों में दिखा था। दरवाजा धीरे से खुला। अयान अंदर आया और उसने कुंडी लगा दी। वह धीरे धीरे तनिष्का के पास आकर बैठ गया। तनिष्का ने अपनी उंगलियों से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया। कल तक यह घर बहुत छोटा लगता था। तनिष्का, अयान ने बहुत धीमी और मखमली आवाज में कहा, लेकिन आज तुम्हारी मौजूदगी ने इसे जन्नत बना दिया है। उसने कहा बड़े प्यार से तनिष्का का घूंघट ऊपर उठाया। तनिष्का के भीगी पलकें और उस पर चमकती शर्म की सुर्खी ने अयान का दिल जीत लिया। अयान ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया। राठौर साहब, तनिष्का ने मुस्कुराते हुए उसे टोका। नहीं, आज सिर्फ अयान, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। तनिष्का, उस दिन मैंने जो आंसू तुम्हें दिए थे, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी इन आंखों में सिर्फ खुशी की चमक होगी। अयान ने झुककर तनिष्का के माथे को चूमा और फिर धीरे से उसे अपने आलिंगन में भर लिया। तनिष्का ने भी अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया, जहां उसे अपने नाम की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बाहर चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और अंदर दो रूहें एक दूसरे में सिमट चुकी थी। नफरत की वह आग अब बुझ चुकी थी और उसकी राख में जन्मी थी एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जिसने समझौते को भी मात दे दी थी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरी अपने प्यारे प्यारे लिसनरों से, दोस्तों से एक विनती है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।